हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी। इस स्टोरी के सारे चरित्र पत्र और घटनाएं काल्पनिक है। इस स्टोरी का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई है। और अगर मेरी यह स्टोरी किसी और के साथ मिलती है तो वह बस एक संयोग मात्र ही माना जाएगा। कहानी को शुरू करते हैं। इंटरनेशनल स्कूल के कैंटीन में इस वक्त 10 साल का लड़का, एक 8 साल का लड़का, एक 7 साल की लड़की और एक 6 साल की लड़की चारों बैठकर लंच कर रहे थे। तभी वहां पर किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। दंश। इस आवाज को सुनकर टेबल पर बैठा हुआ 10 साल का लड़का, जिसका नाम दंश सिंघानिया था, उसने पलटकर देखा तो कैंटीन के दरवाजे पर इस वक्त एक उसी की उम्र का लड़का, जो दिखने में काफी हद तक उसी की तरह दिख रहा था, गुस्से से खड़ा था। उसकी शर्ट पर सिलवटें पड़ी हुई थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल नजर आ रही थी। दरवाजे पर खड़े लड़के को देखकर दंश के होठों के कोने टेढ़े हो गए। तभी वह लड़का गुस्से से दनदनाता हुआ कैंटीन के अंदर आया। कैंटीन के अंदर मौजूद सभी लोगों का ध्यान जैसे ही उस लड़के की तरफ गया, सबके चेहरे पर डर नजर आने लगा। कैंटीन में बैठे बाकी तीनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबसे छोटी लड़की ने डरते हुए कहा, विराज भाई इतने गुस्से में क्यों है। उस छोटी सी बच्ची के सवाल पर उसके बगल में बैठी उस 1 साल बड़ी बच्ची ने कहा, पता नहीं अनु, उसने इतना कहा ही था कि तब तक विराज उनके पास पहुंच चुका था। उसने गुस्से से दंश के पास आकर दांत पीसते हुए कहा, मेरे लैपटॉप की फाइल किसने डिलीट की थी। विराज के सवाल पर दंश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो विराज, मैं ऐसा क्यों करूंगा। दंश ने इतना कहा ही था कि विराज ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। दंश जाकी कुर्सी पर बैठा हुआ था। विराज के मुक्का मारते ही वह मुंह के बल कुर्सी से नीचे गिर गया। ये देखकर बगल में बैठे हुए 8 साल के लड़के ने घबराते हुए कहा, विराज भाई आप ये क्या कर रहे हैं। उस लड़के की बात है सुनकर विराज ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकला तो तुम बोलने के लायक नहीं रहोगे। विराज की धमकी सुनकर वह लड़का डर गया। वह दोनों लड़कियां उस लड़के से आकर चिपक गई। पहली वाली लड़की जो 7 साल की थी, उसने घबराते हुए कहा, धैर्य भाई, विराज भाई क्या करने वाले हैं। दूसरी वाली लड़की ने रोते हुए कहा, भाई मुझे डर लग रहा है, आज भाई इतने गुस्से में क्यों है। अपनी दोनों बहनों को डरते हुए देखकर उस लड़के ने, जिसका नाम धैर्य गया था, उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अनु धानी तुम दोनों डरो मत, मैं हूं ना भाई, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कहते हुए धैर्य भी डरा हुआ था, क्योंकि वह अपने विराज भाई का गुस्सा अच्छे से जानता था। बस उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके विराज भाई इस वक्त इतने गुस्से में क्यों है। विराज के मुक्का मारते ही दंश, जो मुंह बल नीचे गिर गया था, उसने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, समझते क्या हो खुद को। उसने इतना कहा ही था कि विराज ने उसके पास आकर एक और मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए कहा था ना मेरे रास्ते में मत आना, पर लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। कहते हुए विराज ने एक और मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। दंश ने भी गुस्से से विराज की कॉलर को पकड़कर उसे धक्का दिया और वह भी उसे मारने लगा। पूरे कैंटीन में विराज और दंश एक दूसरे को मार रहे थे। आसपास के सभी बच्चे डरे हुए थे। धैर्य धानी और अनु दोनों को अपने पास खींचकर उन्हें शांत कर रहा था, क्योंकि अपने भाइयों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर उसकी दोनों बहनें डर चुकी थी। उन्होंने रोते हुए कहा, धैर्य भाई बड़ी मम्मा को बताओ ना, देखो ना विराज भाई और दंश भाई के ऐसे एक दूसरे को मार रहे हैं, देखो उनको चोट भी लग गई। धैर्य ने घबराते हुए कहा, मैं प्रिंसिपल सर को बुलाकर लाता हूँ, तुम दोनों यहीं पर रुको। कहते हुए धैर्य दौड़ता हुआ प्रिंसिपल के केबिन की तरफ भागा। वही विराज ने मार मारकर दंश का पूरा चेहरा लाल कर दिया था। दंश के होठों से सर से खून निकल रहा था। विराज का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने दंश के बालों को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, जितनी नौटंकी करनी है कर लो, पर मेरे रास्ते में मत आया करो। कितनी बार कहा है अपने अच्छे बनने का दिखावा बस घर वालों के सामने तक रखो, पर नहीं तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि तुम बेस्ट हो और मैं वर्स्ट। कहते हुए विराज ने दंश का सर दीवार पर दे मारा। इसी के साथ वहां पर किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, विराज सिंघानिया ये क्या कर रहे हो तुम। इस आवाज को सुनकर विराज ने गुस्से से पीछे पलटकर देखा तो पीछे प्रिंसिपल खड़े थे। प्रिंसिपल ने जैसे ही विराज की गुस्से से लाल आंखें देखी, एक पल के लिए वह भी डर गए। वह जानते थे कि यह बच्चा दिखने में भले ही 10 साल का था, पर इसकी हरकतें, इसका गुस्सा सब कुछ तबाही लाने के लिए काफी था।
प्रिंसिपल ने अपनी घबराहट को कम करते हुए कहा, वह तुम्हारा भाई है। प्रिंसिपल ने इतना कहा ही था कि विराज ने साइड टेबल से खाने की प्लेट उठाकर प्रिंसिपल की तरफ फेंकते हुए कहा, बकवास बंद करो, कोई नहीं है यह मेरा, इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। विराज की आवाज में नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। वही दंश की हालत काफी खराब लग रही थी। उसने विराज की तरफ देखकर धीरे से कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो विराज, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। दंश ने इतना कहा ही था कि विराज ने एक और मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए कहा, चुप, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, समझ आया तुम्हें। कहते हुए विराज गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल ने दंश की तरफ देखा और घबराते हुए उसके पास आ गए। उन्होंने दंश को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम ठीक हो ना दंश बेटा। कहते हुए प्रिंसिपल उसे लेकर स्कूल की डिस्पेंसरी की तरफ भाग गए। विराज बस गुस्से से उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े धैर्य, अनु और धानी पर गया, जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन तीनों को देखकर विराज की आंखें और भी ज्यादा सर्द हो गई। वह उन तीनों को घूरते हुए वहां से गुस्से से बाहर चला गया। कुछ देर बाद प्रिंसिपल के केबिन में प्रिंसिपल के सामने एक 30-32 साल का आदमी गुस्से से बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। उसके बगल में ही एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी जिसकी उम्र भी उसके जितनी ही लग रही थी। उस आदमी ने गुस्से से पलटकर पीछे खड़े लड़के की तरफ देखा, जो कि इमोशनलेस आंखों से अपनी जगह पर खड़ा था। वह आदमी गुस्से से अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया। उसने उस लड़के के पास आकर उसे कंधों से पकड़कर हिलाकर चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो विराज? भाई है वो तुम्हारा और क्या हालत कर दी है तुमने उसकी। अपने सामने खड़े आदमी की बात सुनकर विराज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, वह मेरा कुछ नहीं लगता मिस्टर सिंघानिया, और आप भी कुछ नहीं लगते। हाथ हटाए। विराज की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसकी पकड़ विराज के कंधों पर मजबूत हो गई। तभी पीछे से उस औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अर्जुन प्लीज। उस औरत की बात सुनकर वह आदमी, जिसका नाम अर्जुन सिंघानिया था, उसके हाथ विराज के कंधों पर ढीले पड़ गए। उसने गुस्से से पीछे पलटकर उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, आरती देखो ये लड़का कितना बदतमीज हो गया है, अपने बाप को मिस्टर सिंघानिया बोलता है, अपने भाई को कुत्तों की तरह मारता है, फिर भी इसके चेहरे पर गिल्ट का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या गलती हो गई इसकी परवरिश में जो यह ऐसा बन गया है। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर उसकी पत्नी आरती ने आंसू भरी आंखों से अपने छोटे बेटे विराज की तरफ देखा, जिसने उसके बड़े बेटे दंश को बहुत बुरे तरीके से मारा था। आरती विराज के पास जाने ही वाली थी कि दंश, जो कुछ दूरी पर सोफे पर बैठा हुआ था, उसने दर्द से कराहते हुए कहा, मॉम। दंश की आवाज सुनकर आरती विराज की तरफ जाने की जगह पर दंश की तरफ चली गई। विराज सब कुछ अपनी सर्द आंखों से देख रहा था, उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रिंसिपल ने अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपका छोटा बेटा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। गुस्सा आने पर वो किसी को भी मारने से पहले एक बार नहीं सोचता। पिछली बार इसने एक लड़के का सर फोड़ा था। आप जानते हैं कि आपका नाम की वजह से उसके पेरेंट्स ने एक्शन नहीं लिया था। प्लीज आप अपने बेटे को समझाइए, सिर्फ 10 साल का है वो और हरकतें आप समझ गए होंगे। कहते हुए प्रिंसिपल चुप हो गए। विराज अपनी लाल आंखों से गुस्से से प्रिंसिपल को घूर रहा था। उसकी आंखें देखकर एक पल के लिए प्रिंसिपल भी डरकर चुप हो गए। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इस स्कूल से निकलना होगा, क्योंकि इसकी वजह से हर रोज स्कूल में कोई ना कोई तमाशा होता रहता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से प्रिंसिपल को घूरते हुए कहा, लगता है आप भूल रहे थे कि स्कूल का ट्रस्टी में हूं। अर्जुन सिंघानिया की इनडायरेक्ट बात को कि अगली बार से वह उनके बेटे को स्कूल से निकलने की धमकी ना दे तो ही बेहतर होगा। प्रिंसिपल अच्छे से समझ गए। उन्होंने चुपचाप अपना सर हिला दिया। विराज अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होकर इमोशनलेस आंखों से अर्जुन सिंघानिया को देख रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने पलटकर देखा तो उनकी वाइफ आरती सिंघानिया उनके बड़े बेटे दंश के पास बैठकर उसकी चोटों को देखकर रो रही थी। वही दंश भी उनके सीने पर सर रखकर धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। उन्होंने एक नज़र विराज की तरफ देखा, जिसके माथे पर हल्की चोट लगी हुई थी। वह गहरी सांस लेकर विराज के पास आ गए। उन्होंने उसकी चोट देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि विराज 2 कदम पीछे हट गया। उसने सर्द आवाज में कहा, मुझे आपकी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है।
अपने प्यारे बेटे पर ध्यान दीजिए, बहुत चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा होगा, कहते हुए विराज तेज कदमों से वहां से चला गया। अर्जुन सिंघानिया लाचारी भरी नजरों से विराज की तरफ देखने लगे। पीछे से आरती सिंघानिया ने रोते हुए कहा, आखिर विराज हमारे साथ ऐसे बर्ताव क्यों करता है जैसे हम उसके सौतेली माँ बाप हैं, कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कहने को तो विराज और दंश दोनों ट्विंस थे, दोनों के बीच में सिर्फ 15 मिनट का फर्क था, पर दोनों के बर्ताव में, दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क था। जहां पर ट्विंस भाइयों के बीच में गहरा प्यार होता था, इन दोनों के बीच में प्यार तो दूर की बात, नफरत भी इतनी ज्यादा थी कि ये दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपनी वाइफ की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि हमसे गलती कहाँ हो गई। हमने तो हमारे दोनों बच्चों को एक जैसी परवरिश दी थी, पर दोनों के बीच में इतना फर्क कैसे है। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी उसे देखकर आता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। कहते हुए अर्जुन सिंघानिया बाहर जाने ही वाले थे कि तभी दंश ने दर्द भरी आवाज में कहा, डैडी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दंश की आवाज सुनकर अर्जुन सिंघानिया बाहर जाने की जगह पर उसके पास आ गए। आरती सिंघानिया उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर की चोटों को देखकर रो रही थी। अर्जुन सिंघानिया ने उसकी बाकी बॉडी पर लगे हुए निशानों की तरफ देखा और गुस्से से कहा, पता नहीं आखिर इसके दिमाग में चलता क्या रहता है। वही केबिन के बाहर और अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर इमोशनलेस आंखों से उन तीनों की तरफ देख रहा था। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एम आई अनवांटेड चाइल्ड? यस आई एम, कहते हुए वह वहां से चला गया। वह कुछ ही दूरी पर गया था कि पीछे से एक लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, विराज रुको। इस आवाज को सुनकर भी विराज नहीं रुका और तेज कदमों से इस तरह से दूसरी तरफ जाता रहा। तभी पीछे से कोई उसकी पीठ पर कूद गया। विराज ने गुस्से से पीछे पलटकर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग? आदित्य पीछे खड़ा लड़का जो कि विराज की उम्र का लग रहा था, उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तुम रुक नहीं रहे थे तो फिर मुझे तुम्हारे ऊपर कूदना पड़ा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? दिखाओ मुझे तुम्हें कहाँ चोट लगी है। विराज ने आदित्य को उंगली दिखाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे दोस्त नहीं बनाने, इसलिए जितना हो सके मुझसे दूर रहो। कहते हुए विराज बाहर की तरफ जाने लगा। आदित्य ने उसके पीछे भागते हुए कहा, और मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। आदित्य मल्होत्रा एक बार जिसे अपना दोस्त मान लेता है उसका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ना, फिर चाहे वह इंसान उसे अपना दोस्त माने या ना माने। कहते हुए आदित्य विराज के पीछे भागा। विराज आदित्य को इग्नोर करते हुए स्कूल के ग्राउंड के पिछले हिस्से में आकर बैठ गया जहां पर कोई भी नहीं आता था। आदित्य भी उसके बगल में आकर बैठ गया। आदित्य ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें चोट लगी है, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। विराज ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे पास आए। आदित्य ने विराज की बात सुनकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो ना, पिछले 2 महीने से मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा लड़का कभी नहीं देखा, तुम कितने अमेजिंग हो, प्लीज मुझे अपने जैसा बना दो। सब बोलते हैं कि मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, प्लीज प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो ना। कहते हुए आदित्य मासूम से बच्चे की तरह लग रहा था। विराज ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे जैसे बदतमीज के साथ दोस्ती करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कहते हुए विराज शून्य में निहारने लगा। आदित्य ने उसके गले में अपने दोनों बाहें डालते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम बदतमीज हो, कैसे भी हो, आई डोंट केयर, मुझे बस तुम्हारा दोस्त बनना है, प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ। आदित्य की बात सुनकर विराज ने उसे घूर कर देखा पर कुछ नहीं कहा। इस बार उसने मना नहीं किया था। ये सोचकर आदित्य खुशी से नाचने लगा। उसने विराज की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुमने अपने भाई को क्यों मारा? आदित्य ने इतना कहा ही था कि विराज ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, गेट लॉस्ट। आदित्य ने डरते हुए कहा, अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? सब कहते हैं कि तुम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत नफरत करते हो। विराज में जैसे ही यह सुनो उसने गुस्से से आदित्य की गर्दन को दबाते हुए कहा, वह मेरा भाई नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझ आया? इसलिए अगली बार से मेरे सामने उसे मेरा भाई मत कहना। कहते हुए विराज ने गुस्से से आदित्य की गर्दन को छोड़ दिया।
विराज ने काफी मजबूती से आदित्य की गर्दन को पकड़ा हुआ था, जिस वजह से आदित्य को ऐसा लगा जैसे वह मर ही जाएगा। उसने गहरी गहरी सांस से लेते हुए कहा, ओके ओके, मैं अगली बार से उसे तुम्हारा भाई नहीं कहूंगा, पर प्लीज इस तरह से गर्दन मत दबाना। अभी तो तुमसे दोस्ती की है, तुम इतनी जल्दी अपने इकलौते दोस्त की जान ले लोगे? आदित्य की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ अर्जुन और आरती दोनों दंश के साथ थे। आरती ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन एक बार जाकर देख लीजिए ना, विराज कहाँ गया है, उसे भी चोट लगी है। अर्जुन ने आरती की तरफ देखते हुए कहा, तुम जानती हो वो हमारे साथ नहीं आएगा, मैंने ड्राइवर को कह दिया है, वो विराज को लेकर घर आ जाएगा, हम चलते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने दंश की तरफ देखते हुए कहा, एक काम कीजिए, आप दंश को लेकर चले जाइए, मैं विराज के साथ आती हूँ। उन्होंने इतना कहा ही था कि दंश ने रोते हुए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। दंश की बात सुनकर आरती सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनका एक बेटा उन्हें छोड़ नहीं रहा था और दूसरा कहा था उन्हें पता नहीं था। अर्जुन ने आरती की तरफ देखते हुए कहा, आरती, दंश को ज्यादा चोट लगी है, उसे तुम्हारी जरूरत है और विराज तुम्हें अपने पास नहीं आने देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारे साथ चलो। आखिर में अर्जुन की बात मानकर आरती ने भी अपना सर हिला दिया और कुछ ही देर में तीनों गाड़ी में बैठकर सिंघानिया मेंशन की तरफ निकल गए। वही गार्डन के पिछले हिस्से में आदित्य लगातार विराज से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर विराज चुपचाप बैठकर एक डायरेक्शन में देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने कहा, विराज बाबा घर चलिए। विराज ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे सिंघानिया मेंशन का बूढ़ा नौकर रामू खड़ा था। रामू की बात सुनकर विराज ने उनकी तरफ देखकर नॉर्मल लहजे से कहा, अभी नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना है अंकल, मुझे आप तालाब के पास लेकर चलिए। कहते हुए विराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। तालाब का नाम सुनकर आदित्य ने घबराते हुए कहा, क्या तुम सुसाइड करने के लिए जा रहे हो? आदित्य की बात सुनकर विराज ने घूरकर उसे देखा। आदित्य ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम मेरे नए दोस्त होना और इस स्कूल के इकलौते दोस्त। मैं सच में तुम्हारे अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाऊंगा, तुम्हें पसंद नहीं है ना कि कोई तुम्हारे आसपास आए। आदित्य की बात सुनकर विराज उसे घूरता हुआ ड्राइवर के साथ वहां से चला गया। आदित्य भी दौड़ता हुआ उसके पीछे आ गया। विराज अपनी गाड़ी के अंदर बैठने ही वाला था कि पीछे से आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मुझे भी अभी थोड़ी देर घर नहीं जाना। आदित्य के इस तरह से चिपकने की वजह से विराज इरिटेट हो चुका था, पर वो उसे बार बार खुद से दूर रहने के लिए कहकर भी थक चुका था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर बैठ गया। आदित्य भी खुशी से उसके बगल में जाकर बैठ गया। ड्राइवर रामू खुद हैरान था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक विराज ने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया था। अगर कोई उससे दोस्ती करने की कोशिश भी करता तो विराज उसकी ऐसी हालत करता कि अगली बार से वह इंसान उसके सामने भी आने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ देर बाद ड्राइवर रामू एक तालाब के पास अपनी गाड़ी को लेकर आ गया। गाड़ी के रुकते ही विराज दरवाजा खोलकर गाड़ी के बाहर आकर तालाब के किनारे पर बैठ गया। आदित्य भी उसके बगल में आकर बैठ गया। ड्राइवर रामू दूर से ये सब कुछ देख रहे थे। आदित्य ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछूं? विराज ने कुछ नहीं कहा। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बोलते क्यों नहीं हो? पैसे थोड़ी लगते हैं बोलने के। वैसे मैंने सुना है कि तुम सिंघानिया फैमिली के प्रिंस हो, पर तुम्हारा भाई सॉरी दंश सिंघानिया तुमसे बड़ा है, इसलिए फ्यूचर में वही सिंघानिया फैमिली का हेड होगा। आदित्य की बात सुनकर विराज, जो कि अब तक चुपचाप तालाब को घूर रहा था, उसने आदित्य की तरफ देखकर बेहद गहरी आवाज में कहा, आई एम नॉट प्रिंस, आई एम काइंड ऑफ माई ओन किंगडम। विराज की बात सुनकर आदित्य अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। विराज की आंखों में एक अजीब सी आग नजर आ रही थी, जो किसी को भी अंदर तक कांपने के लिए मजबूर करने के लिए काफी थी। आदित्य ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा कामयाब होने वाले हो, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं भी थोड़ा बहुत कामयाब तो हो ही जाऊंगा। वैसे बताओ तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरे घर पर तो मैं हूँ, मेरे पापा है, मेरी मॉम है, मेरे दादू है, मेरी दादी है और मेरी बहन है। आदित्य की बात पर विराज ने कुछ नहीं कहा। आदित्य अकेला बात कर रहा था और विराज चुपचाप गहरे तालाब को देख रहा था। तभी पीछे से ड्राइवर रामू ने कहा, विराज बाबा, काफी देर हो गई है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, अब हमें घर निकालना चाहिए। ड्राइवर की बात सुनकर विराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आदित्य ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो प्लीज।
विराज ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें अपने घर कैसे जाना है ये तुम खुद डिसाइड करो, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ने वाला। कहते हुए विराज जाकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। वहीं बेचारे आदित्य की हालत खराब हो गई। उसने आसपास देखा, तालाब के बड़े बड़े पेड़ थे और अब हल्का हल्का अंधेरा होने को आया था। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, जालिम इंसान, तुम्हें इस मासूम से बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो, क्या पता यहाँ पर कोई भूत नहीं चुड़ैल छुपी हुई हो जो मेरा किडनैप कर ले। आदित्य की बातों को इग्नोर करके विराज गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। ड्राइवर रामू ने एक नज़र विराज की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विराज क्या सच में इस लड़के को यहाँ पर छोड़कर जाना चाहता है। वह खुद से कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि वह विराज के गुस्से से वाकिफ थे। काफी देर तक जब ड्राइवर रामू ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की तो विराज ने गुस्से से कहा, लगता है कि आप भूल गए कि आपको गाड़ी चलानी है, मुझे देखना नहीं है। ड्राइवर रामू ने बाहर खड़े आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, पर विराज बाबा वह लड़का। विराज ने बाहर खड़े आदित्य की तरफ देखकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। आदित्य, जो कि अब लगभग रोने की तैयारी कर चुका था, दौड़ता हुआ जाकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। विराज ने उसे घूरते हुए कहा, अगली बार से मेरे साथ आने की या मेरे आसपास भड़काने की हिम्मत मत करना, वरना सच में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। विराज की बात सुनकर आदित्य, जो कि डरा हुआ था, उसने विराज के ऊपर कूदकर उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, तुम जैसे के साथ तैसा करते हो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं तो तुम मेरे साथ बुरा क्यों करोगे? मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी ही होगी। आदित्य की जिद के सामने अब विराज हार मान चुका था। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, पर याद रखना मुझसे दोस्ती करने की एक शर्त है, तुम किसी और से दोस्ती नहीं कर सकते। विराज की बात सुनकर आदित्य ने कुछ देर तक कुछ सोचा और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमसे दोस्ती करने के बाद मुझे किसी और की जरूरत भी नहीं है, पक्का वाला प्रॉमिस, मैं किसी से और से दोस्ती नहीं करूंगा। विराज ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद ड्राइवर रामू आदित्य को उसके मेंशन छोड़ने के बाद विराज को लेकर सिंघानिया मेंशन पहुंच। सिंघानिया मेंशन मुंबई का एक आलीशान मेंशन था। इसकी नींव आज से 200 साल पहले सिंघानिया परिवार के मुखिया ने रखी थी और अब इस परिवार के मुखिया थे राम सिंघानिया। राम सिंघानिया के 3 बेटे थे, अर्जुन सिंघानिया, आलेख सिंघानिया, अपूर्व सिंघानिया। उनके बड़े बेटे अर्जुन के 2 जुड़वा बेटे थे, दंश सिंघानिया और विराज सिंघानिया। उनके दूसरे बेटे आलेख सिंघानिया की एक बेटी थी, अनुश्री सिंघानिया, और उनके छोटे बेटे अपूर्व सिंघानिया का एक बेटा था, धैर्य सिंघानिया, और बेटी धानी सिंघानिया। कार के रुकते ही अथर्व ने एक नज़र घूरकर पूरे मैंशन की तरफ देखा और दरवाजा खोलकर एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर उसी तरह से चलता हुआ मैंशन की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। आसपास के सभी बॉडीगार्ड्स उसे देखकर अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। मेंशन के अंदर कदम रखते ही उसका ध्यान लिविंग रूम में बैठे अपने पूरे परिवार पर गया, जो कि इस वक्त एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। विराज उन सबको इग्नोर करता हुआ सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा। वह अभी मुश्किल से पहले सीढ़ी तक ही पहुंचा था कि पीछे से उसके कानों में उसके दादाजी राम सिंघानिया की आवाज पड़ी, विराज रुकिए। अपने दादाजी की आवाज सुनते ही विराज के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? राम सिंघानिया ने विराज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी चोट के निशान नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर वह अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उनकी उम्र 60 साल थी। राम जी विराज के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, आपको दर्द हो रहा है? विराज ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? राम जी ने प्यार से कहा, पोते हैं आप हमारे, आपकी चोट से हमें फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? राम जी की बात सुनकर विराज ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, रियली दादाजी, मुझे तो लगा कि आपको सिर्फ अपने प्यारे पोते दंश की चोट से फर्क पड़ता है। जरा जाकर देख लीजिए अपने प्यारे पोते को, कहीं बेचारा रो ना रहा हो। और रही मेरी चोट की बात, तो मुझे आपकी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए विराज ने रामजी के हाथों को अपने चेहरे से हटा दिया और उसी तरह से चलता हुआ सीढ़ियों से ऊपर चला गया। रामजी ने लाचारी की भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहा, आखिर क्यों आप हम सब से इतना दूर हो गए हैं विराज?
उन्होंने इतना कहा ही था कि पीछे से उनकी बीवी विशाखा जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमारा विराज हमसे बहुत दूर जा चुका है, काश हमने बचपन से उन दोनों के बीच में फर्क नहीं किया होता तो शायद आज दंश की तरह ही विराज हम सबके साथ घुल मिल के रहते। विशाखा जी की बात सुनकर राम जी के चेहरे पर गिल्ट नजर आने लगा। कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा था इसमें सबसे बड़ी गलती उनकी ही थी। वही विराज तेज कदमों से चलता हुआ सेकंड फ्लोर पर आ गया। वह कॉरिडोर से कोने में बने एक रूम की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। अभी वह वहां से गुजर ही रहा था कि एक रूम के अंदर से उसे दंश की आवाज सुनाई दी, मॉम मैंने विराज से कुछ नहीं कहा था, पता नहीं वह बेफिजूल में मुझे क्यों मार रहा था, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, वह तो मेरा छोटा भाई है मॉम, पर वह मुझसे नफरत क्यों करता है। दंश की बात सुनकर विराज के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर दरवाजे की तरफ देखा और तेज कदमों से वहां से अपने रूम के अंदर आ गया। विराज का रूम अंदर से बेहद अजीब था। ग्रे और ब्लैक डेकोरेशन से डेकोरेट किया गया ये रूम काफी नेगेटिव वाइब्स देता था। रूम में कई सारे कंप्यूटर लगे हुए थे। विराज अपनी चोट की परवाह किए बिना एक कंप्यूटर के सामने आकर बैठ गया। उसने विंडो ओपन की और मशीन की स्पीड से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलने लगा। कुछ देर बाद उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। विराज रिलैक्स होकर कुर्सी पर बैठ गया। तभी टेबल पर रखा हुआ एक अजीब सा दिखने वाला मोबाइल बजने लगा। विराज ने देखा तो उसे पर डीजे नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर उसने कॉल उठाते हुए कहा मिशन कंप्लीट। दूसरी तरफ से उस इंसान ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड माय बॉय यू आर अमेजिंग, आई एम 100% श्योर बड़े होने के बाद तुम इस दुनिया पर राज करने वाले हो। राज डीजे की बात है सुनकर विराज ने कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हुए कहा, यस आई विल मेक माई ओन किंगडम। विराज की बात सुनकर दूसरी तरफ से डीजे ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल तुम अपना खुद का किंगडम बनाओगे, तुम्हें सिंघानिया नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने नाम के पीछे, ये तुम्हारे डीजे का तुम पर यकीन है। डीजे की बात सुनकर विराज ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मुझे सिंघानिया से कोई मतलब नहीं है। विराज की आवाज में बेहद नफरत झलक रही थी। दूसरी तरफ से डीजे ने हंसते हुए कहा, वह सब छोड़ो, मुझे बताओ नेक्स्ट टारगेट तुम कब तक कंप्लीट करोगे। विराज ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, उनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे तोड़ने में मुझे कम से कम 3 दिन लगेंगे। विराज की बात सुनकर डीजे ने परेशानी भरी आवाज में कहा, पर हमारे पास 3 दिन का वक्त नहीं है, अगर हो सके तो तुम ये काम 2 दिन के अंदर अंदर करो, क्योंकि उसके बाद मुझे दुबई के लिए निकलना है। डीजे की बात पर विराज ने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए कहा, ओके आई विल ट्री, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता। विराज की बात सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम कर लोगे, इनफैक्ट तुम एक ही दिन में कर लोगे, यह मेरा तुम पर यकीन है। डीजे की बात सुनकर विराज ने कहा, क्या आप मुझ पर इतना यकीन करते हैं। विराज की बात सुनकर दूसरी तरफ से डीजे ने हंसते हुए कहा, तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें अपना पोता माना है, मेरे बाद ये किंगडम भी तुम्हें ही संभालना है और अपने किंगडम का भी ध्यान तुम्हें ही रखना है। तुम पर यकीन नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा। डीजे की बात सुनकर विराज ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मुझे आपसे मिलना है दादाजी। डीजे का फुल फॉर्म विराज के मुंह से दादाजी सुनकर डीजे ने हंसते हुए कहा, तो फाइनली तुमने मुझे दादाजी कह ही दिया, मुझे तो लगा था कि वह राम सिंघानिया बूढ़ा ही लकी है जो तुम उसे दादाजी कहते हो, पर अब मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी लकी हूँ। डीजे की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा, वह भी कुछ बोलते ही वाला था कि अचानक से उसके कानों में किसी की गहरी गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई। विराज ने मोबाइल को अपने हाथ में लेते हुए कहा, डीजे स्टॉप। कहते हुए विराज अपनी पैनी नजरों से अपने पूरे रूम में आसपास देखने लगा। काफी देर तक अपने रूम में नजर घुमाने के बाद भी उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी विराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने बेड के पास आकर कुछ देर तक बेड को घूरा और झटके से नीचे झुका। बेड के नीचे इस वक्त छोटी सी धानी छुपी हुई थी। धानी को देखते ही विराज ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मेरे रूम में आने की इजाजत किसने दी। विराज की आवाज सुनकर धानी, जो कि उसके बेड के नीचे अपने मुंह पर हाथ रखकर छुपी हुई थी, उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने डरते हुए कहा, भाई वह मैं तो ऐसे ही। विराज में गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए कहा, मैंने कहा तुम्हें मेरे रूम में आने की इजाजत किसने दी। विराज के इस तरह से चिल्लाने की वजह से छोटी सी धानी जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, भाई मैं लुका छुपी खेल रही थी, मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पर छुप गए, प्लीज भाई सॉरी, मैं अगली बार से आपके रूम में नहीं आऊंगी, पक्का प्रॉमिस।
धानी की बात सुनकर विराज ने गुस्से से धानी की नाजुक से कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अगली बार में यह नौबत ही नहीं आने दूंगा। कहते हुए विराज ने अपना मोबाइल साइड में रखा और धानी के छोटे से हाथ को पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने रूम के बाहर आ गया। धानी विराज के मजबूती से पकड़ने की वजह से जोर जोर से रो रही थी, पर विराज को जैसे उसके रोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने बाहर आकर धानी को अपने रूम के बाहर निकालकर चिल्लाते हुए कहा, अगली बार से अगर यह मेरे रूम में आई तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। विराज के चिल्लाने की आवाज सुनकर बगल के रूम में आरती जी, जो कि दंश को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, वह दौड़ते हुए बाहर आ गई। उनका ध्यान धानी पर गया, जो कि दीवार से सटकर फूट फूट कर रो रही थी। धानी को देखकर आरती जी जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास आ गई। उन्होंने धानी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, धानी बच्चा क्या हुआ? धानी ने रोते हुए कहा, भाई बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, उन्होंने मुझे मारा, देखो। कहते हुए वह अपनी कलाई को दिखाने लगी। धानी की कलाई पर लाल निशान बन चुके थे, क्योंकि विराज ने उसकी कलाई को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। आरती जी ने गुस्से से सामने खड़े विराज की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम मेरे बेटे हो भी या नहीं। एक तरफ मेरा बेटा दंश है जो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है, और दूसरी तरफ तुम हो जो हर वक्त हर पल उन्हें टॉर्चर करते रहते हो। क्या तुम्हें यह नजर नहीं आया कि तुम्हारी बहन सिर्फ 5 साल की है, उसे कितना दर्द होगा? आरती जी की बात सुनकर विराज उन्हें इमोशनलेस आंखों से घूरने लगा। उसे जैसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दंश भी उनकी आवाज सुनकर ऊपर आ चुका था। लिविंग रूम में मौजूद लोगों ने भी धानी के रोने की और आरती जी के चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। राम जी ने ऊपर आते हुए कहा, क्या हुआ बड़ी बहू? आरती जी ने राम जी की तरफ देखकर रोते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता पापा जी, ये लड़का चाहता क्या है? पहले इसने स्कूल में अपने भाई को सबके सामने मारा, उसकी ऐसी हालत कर दी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, और अब धानी के साथ यह सब कुछ किया। मैं क्या करूं पापा जी? मैंने तो अपने दोनों बेटों में कभी फर्क नहीं किया था, फिर दंश और विराज में इतना फर्क क्यों है? आरती जी की बात सुनकर राम जी ने धानी की तरफ देखा, जो कि अभी भी फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, धनी बच्चा, आप भैया के रूम में क्यों गई थी? आप जानती हो ना भैया के रूम में कोई नहीं जाता। राम जी की बात सुनकर धनी ने उनके पैरों से लिपटते हुए कहा, दादू मैं बस छुपाना छुपी खेल रही थी और मैं भैया के रूम में चली गई। मैं बाहर निकलने वाली थी पर भैया आ गए। मुझे डर लगता है भैया से, इसलिए फिर मैं उनके बेड के नीचे छप गई। भैया बहुत बुरे हैं, दंश भैया सबसे अच्छे हैं। धनी की बात सुनकर विराज, जो कि अब तक चुप था, उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे दंश भैया अच्छे हैं ना, तो उनके आसपास रहा करो और जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो, वरना सच में अगली बार तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। मेरे रूम में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। कहते हुए विराज गुस्से से अपने रूम के अंदर चला गया। पीछे से धनी की मॉम ईशा की, जो कि घर की छोटी बहू थी, उन्होंने गुस्से से कहा, दीदी आपका बेटा एक नंबर का बदतमीज है, क्या हालत कर दी है मेरी छोटी सी बच्ची की। कहते हुए ईशा जी ने धानी को अपनी गोद में उठा लिया। धनी ने रोते हुए कहा, विराज भैया बहुत बुरे, धनी कभी उनसे बात नहीं करेगी। ईशा जी ने प्यार से कहा, ओके मेरा बच्चा, आप उनसे बात मत करना, उनके रूम में कभी नहीं जाना, वह बहुत बुरे हैं। ओके। कहते हुए ईशा जी वहां से धनी को लेकर चली गई। बाकी सब भी धीरे धीरे वहां से चले गए। आरती जी आंसू से भरी आंखों से विराज के रूम को देख रही थी। पीछे से राम जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आरती बेटा। आरती जी ने पलटकर राम जी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा बेटा क्यों बदल गया? पहले तो वह ऐसा नहीं था, वह तो अब मुझे मॉम भी नहीं कहता। मेरी परवरिश में कहाँ गलती हो गई पापा जी? मैंने तो हमेशा दोनों को एक जैसा ही प्यार देने की कोशिश की थी, उसे क्यों लगता है कि मैं सिर्फ दंश से प्यार करती हूँ? आरती जी की बात सुनकर राम जी ने प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा, आरती बेटा आप तो जानती है ना, ये सब कुछ उसी दिन शुरू हो गया था जब हमने दंश को परिवार का अगला वारिस घोषित किया था। काश हमने उसे दिन विराज के बारे में एक बार सोचा होगा। सिर्फ 15 ही मिनट का तो फर्क है दोनों में, फिर भी हमने काबिलियत की जगह उम्र को तराजू दिया। तब से पता नहीं क्या हो गया है, विराज को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता रहता है, पर हमें हमारे फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। दंश ही हमारे परिवार को आगे बढ़ा सकता है, वो हर सिचुएशन का सामना करना अच्छे से जानते हैं और विराज सिर्फ गुस्सा करना।
राम जी की बात सुनकर आरती जी ने कुछ नहीं कहा। तभी पीछे से दंश ने प्यार से कहा, मोम प्लीज रोना बंद कीजिए, विराज आज नहीं तो कल समझ जाएगा कि वह गलत कर रहा है। कहते हुए दंश ने आरती जी के पास आकर उनके आंसू साफ किया। दंश को देखकर राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है हमारा समझदार बच्चा, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया आपने हमें आप पर प्राउड फील होता है बेटा। राम जी की बात सुनकर दंश ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू दादाजी, वैसे क्या आपने अपनी दवाई ली? राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेने के लिए जा रहे हैं बेटा। कुछ देर बाद वह तीनों भी वहां से चले गए। अगली सुबह के 9:30 बजे विराज इस वक्त मेंशन के सामने खड़ा था। ड्राइवर उसकी गाड़ी लेने के लिए गया था। तभी बाहर से दंश दौड़ता हुआ विराज के पास आया। उसने विराज की तरफ देखकर प्यार से कहा, विराज क्या आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में आ जाऊं? वह क्या है ना, आज मेरे ड्राइवर अंकल की तबीयत खराब है, वह कार नहीं चला पाएंगे। दंश का हाथ अपने कंधे पर देखकर विराज ने गुस्से से उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, मुझसे दूर रहा करो और तुम्हें जहां जाना है अपने आप जाओ, मेरी गाड़ी में या मेरे आसपास रहने के बारे में सोचना भी मत। विराज की बात सुनकर दंश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, विराज प्लीज, मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी, आज हमारा असाइनमेंट सबमिट करना है। दूसरा कोई ड्राइवर भी यहाँ पर नहीं है और पापा चाचू सब लोग ऑफिस जा चुके हैं। दंश की बात को इग्नोर करके विराज ड्राइवर के आने का इंतजार करने लगा। तभी ड्राइवर रामू ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, चलिए बाबा। विराज जाकर चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। तभी दंश ने चिल्लाते हुए कहा, दादी माँ देखिए ना, विराज मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा रहा है, मेरे ड्राइवर की तबीयत खराब है, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। विशाखा जी जो कि अभी अभी बाहर आई थी, दंश की बात सुनकर उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठे विराज की तरफ देखते हुए कहा, और प्लीज बेटा आज के दिन बस दंश को अपने साथ आने दो, घर पर कोई और नहीं है जो ऐसे स्कूल छोड़ सके, प्लीज अपनी दादी माँ के लिए। विराज घर पर सिर्फ विशाखा जी की बात मानता था। उसने गुस्से से घूरकर दंश की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही उसकी हाँ थी। दंश ने एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी की तरफ देखा और पलटकर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ विशाखा जी के गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच दादी माँ। कहते हुए वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। दंश के बैठने का एहसास होते ही विराज दूसरी तरफ खिड़की से सटकर बैठ गया। ड्राइवर ने उन दोनों की तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्कूल की तरफ जा रही थी। वही विराज चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी दंश ने एटीट्यूड के साथ कहा, वैसे सच में तुम बहुत बदतमीज हो, तुमने हमारी छोटी सी बहन की कलाई को मरोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं, तुम हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लायक ही नहीं हो। दंश की बात सुनकर विराज ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। दंश ने उसे ट्रिगर करते हुए कहा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम मेरे भाई हो ही नहीं, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा यह एटीट्यूड बिल्कुल भी सिंघानिया परिवार से मैच नहीं करता। तुम्हें पता है फ्यूचर में लोग तुम्हें क्या कहेंगे, सिंघानिया परिवार का प्रिंस, और मुझे क्या कहेंगे पता है, सिंघानिया परिवार का किंग। प्रिंस सिर्फ नाम के रहोगे तुम, कहने को तो तुम मेरे सर्वेंट ही रहोगे। दंश की बात सुनकर विराज जो कि अब तक चुप था, उसने गुस्से से पलटकर दंश के मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा था, ना मेरे सामने बकवास मत करना, पर लगता है कि तुम्हें मरने का शौक है, बेफिजूल में मेरा दिमाग खराब करते हो और फिर सबके सामने जाकर मासूम बनने की एक्टिंग करते हो, और तुम्हारी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि सारे के सारे इडियट्स तुम्हारी एक्टिंग देखकर तुम्हारी बातों में फंस जाते हैं। सब लोग तो वैसे भी मुझे बदतमीज समझते हैं, खूनी भी समझेंगे तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हुए विराज ने दंश के मुंह पर एक और मुक्का मार। दंश ने गुस्से से विराज की तरफ देखकर उसे एक मुक्का मारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मारना सिर्फ तुम्हें आता है? दोनों भाई पिछली सीट पर एक दूसरे को पीट रहे थे। वही ड्राइवर ये देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। ड्राइवर ने पीछे पलटकर डरते हुए कहा, छोटे बाबा, बड़े बाबा प्लीज ऐसा मत कीजिए। ड्राइवर की बात सुनकर दंश ने गुस्से से अपनी बैग उठाकर ड्राइवर के मुंह पर मारते हुए कहा, तू हमें बताएगा 2 कौड़ी के नौकर की हमें क्या करना है? दंश की स्कूल बैग ड्राइवर के मुंह पर लगता ही ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग व्हील से छूट गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा। दंश और विराज दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, वह भी एक दूसरे के ऊपर गिर गए, पर अभी भी उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया था। ड्राइवर ने बैग को साइड में हटाकर चिल्लाते हुए कहा, नहीं। उसने इतना कहा ही था कि एक जोर की आवाज के साथ सामने से आ रही कार से उनकी कार टकरा गई।
ड्राइवर की चीख सुनकर विराज और दंश दोनों ने अपना चेहरा ऊपर उठकर सामने देखा, पर तब तक देर हो चुकी थी। सामने से आ रही कार से उनकी कार की बहुत बुरी तरह से टक्कर हो चुकी थी। सामने से आ रही कार शायद ज्यादा रफ्तार में थी, जिस वजह से वह दो पलटी खाकर रोड की दूसरी तरफ गिर चुकी थी और विराज और दंश की कार भी एक पेड़ से जा टकराई थी। ड्राइवर का सर स्टीयरिंग व्हील पर लग चुका और ड्राइवर बेहोश हो चुका था। दंश भी मुंह के बल नीचे गिर गया था और उसके सर पर भी चोट लग गई थी। विराज को भी चोट लगी थी। जैसे ही उसे होश आया कि अभी अभी क्या हुआ है, उसने अपनी आंखें खोलकर गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। उनकी कार के सामने से धुआं निकल रहा था। विराज ने पलटकर देखा तो दंश अपनी आंखों को बंद करके अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। विराज ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। उसमें देखा तो दूसरी कार रास्ते की दूसरी तरफ गिरी हुई थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसमें ब्लास्ट हो सकता है। विराज ने जल्दी से अपने ड्राइवर के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की। उसने ड्राइवर के गाल को थपथपाते हुए कहा, अंकल जाकर खोलो। विराज भले ही कितना ही शार्प माइंडेड क्यों ना हो था, तो वह एक 10 साल का बच्चा है। विराज के उठाने की वजह से ड्राइवर ने हल्के से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, बाबा आप ठीक है ना? ड्राइवर को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर फिर भी उसके माथे से खून निकल रहा था। दंश ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। दंश की आवाज सुनकर ड्राइवर ने जल्दी से खुद को संभाला और अपने दर्द को कंट्रोल करके दंश को बाहर निकालने के लिए पिछली सीट पर आ गया। दंश बुरी तरह से कार के अंदर गिर गया था, जिस वजह से उसका पैर मुड़ चुका था और उसके माथे से भी खून निकल रहा था। कुछ ही देर में वह तीनों कार के बाहर निकल चुके थे। ड्राइवर ने चैन की सांस ली, क्योंकि अगर दोनों में से किसी को कुछ भी हो जाता तो ड्राइवर के साथ साथ उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता। आखिर दोनों सिंघानिया परिवार के राजकुमार थे। ड्राइवर का ध्यान दूसरी तरफ गिरी गाड़ी पर गया, जिसे देखते ही ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, उसके अंदर कौन था? दंश ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो कोई भी हो, हमें क्या करना है? जल्दी से किसी को कॉल करो, मुझे मॉम चाहिए, मुझे दर्द हो रहा है। दंश की बात सुनकर ड्राइवर ने कहा, पर हमें देखना चाहिए कि अंदर कौन है। विराज ने गुस्से से कहा, चलो मेरे साथ। विराज की बात सुनकर दंश ने कहा, तुम्हारी वजह से हम मरते मरते बचे हैं और तुम फिर से वहां पर जाकर मरना चाहते हो। तुम्हें जाना है तो जो ड्राइवर अंकल कहीं नहीं आएंगे, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। विराज ने गुस्से से दंश की तरफ देखा और दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आ गया। उसने देखा तो गाड़ी उल्टी पलटी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे दरवाजा खोलकर अंदर कौन है देखने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही उसके सामने एक खून से सना हाथ आ गया। विराज ने चिल्लाते हुए कहा, आप ठीक तो है? कहते हुए विराज ने उस आदमी को उठाने की कोशिश की। शायद उस आदमी की सांसें थम चुकी थी। तभी दूसरी तरफ से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर तक आवाज सुनने के बाद विराज ने हैरानी से कहा, बच्चा। कहते हुए विराज जल्दी से दूसरी तरफ आ गया। उसने काफी कोशिश की, पर दरवाजा खुला ही नहीं रहा था। गाड़ी से अब धुआं निकल रहा था। इस वक्त वह ऐसे रास्ते पर थे जहां से काफी कम गाड़ियां गुजरती थी। आखिर में विराज जब दरवाजा नहीं खोल पाया, उसने ड्राइवर को चिल्लाकर आवाज दी। ड्राइवर ने दंश की तरफ देखा, जो उसे जाने नहीं दे रहा था। विराज तेज कदमों से चलता हुआ उन दोनों के पास आ गया। उसने गुस्से से दंश को धक्का देते हुए कहा, तुम मर जाओ यहाँ पर। कहते हुए विराज ड्राइवर को खींचता हुआ गाड़ी की तरफ ले आया। विराज और ड्राइवर दोनों मिलकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर दरवाजा शायद अटक चुका था। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, बाबा हमें चलना चाहिए, धुआं निकल रहा है, किसी भी वक्त ये गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है। विराज ने चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप दरवाजा खोलो। उसने इतना कहा ही था कि अंदर से बच्चों के रोने की आवाज और तेज हो गई। वही दंश गुस्से से गाड़ी के पास रोड पर बैठा हुआ था। उसके पैरों पर चोट लग गई थी, जिस वजह से वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। विराज, आज तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम्हें इसके लिए अगर मैंने डांट नहीं पड़वाई तो मेरा नाम भी दंश नहीं। दंश गुस्से से लगातार विराज को कुछ ना कुछ बोल रहा था, पर विराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विराज और ड्राइवर ने जैसे तैसे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक औरत का खून से भरा चेहरा नजर आया, जिसने अपनी बाहों में एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र 2.5 से 3 साल के आसपास लग रही थी, उसने उसे मजबूती से पकड़ के रखा था।
विराज ने जैसे ही और छोटी सी बच्ची की तरफ देखा, वह उसे देखा ही रह गया। वह बच्ची दिखने में किसी आसमान से उतरी एंजल से कम नहीं थी। वह रोते हुए उस औरत के गालों पर हाथ मारकर अपनी तोतली आवाज में कुछ बोल रही थी। ड्राइवर ने जल्दी से विराज को हिलाते हुए कहा, बाबा जल्दी कीजिए, गाड़ी में कभी भी आग लग सकती है। विराज ने उस औरत की तरफ देखा और उसके नाक के पास अपने हाथ ले जाकर उसकी सांसें चेक करने की कोशिश की। उस औरत के सांसें थम चुकी थी। विराज ने नन्ही सी बच्ची की तरफ देखा जो कि शायद अपनी मां को उठाने के लिए रो रही थी। विराज ने जल्दी से उस बच्ची को औरत की गोद से खींचकर बाहर निकाला। विराज की गोद में आते ही वह बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए अपनी तोतली आवाज में कहा, मम्मा मम्मा। उसकी तोतली आवाज और उसकी आंखों में आंसू देखकर विराज ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बेबी रोना नहीं, मैं हूं ना। कहते हुए विराज ने गाड़ी के अंदर उस औरत और आदमी की तरफ देखा। दोनों की सांसें थम चुकी थी और उनकी नन्ही सी जान इस वक्त उसकी गोद में थी। विराज की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। तभी ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, बाबा जल्दी चलिए, गाड़ी में आग पकड़ लिया, किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। विराज ने जैसे ही यह सुना, उसने उस बच्ची को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। ड्राइवर पहले ही भाग चुका था। विराज मुश्किल से 20 कदम दूर गया होगा कि एक ब्लास्ट के साथ वह गाड़ी हवा में उड़ गई। विराज उस बच्ची के साथ ही कुछ दूरी पर जाकर गिर गया और उसने उसे अपने सीने से मजबूती से लगाया हुआ था। नीचे गिरते ही विराज ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, विराज के सर पर काफी जोर से लगा था। ड्राइवर ने विराज की हालत देखकर घबराते हुए कहा, विराज बाबा। विराज ने अपनी बंद होती आंखों से अपने सीने में छुपी उस बच्ची की तरफ देखा जो शायद उसकी तरह ही बेहोश हो चुकी थी और उसने घबराते हुए कहा, बेबी आंखें खोलो। कहते हुए विराज की आंखें भी बंद हो गई। 1 घंटे के बाद सिटी हॉस्पिटल मुंबई। अर्जुन सिंघानिया आरती सिंघानिया दौड़ते हुए कॉरिडोर से वार्ड की तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। अर्जुन सिंघानिया ने ड्राइवर के पास आकर उसे कॉलर से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, मेरे बेटे कहाँ हैं? ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, सर वह दंश सर यहाँ पर है। और उसने इतना कहा ही था कि अर्जुन सिंघानिया उसके आगे की बात सुने बिना दंश के वार्ड की तरफ दौड़ते हुए चले गए। आरती सिंघानिया ने आंसू भरी आंखों से ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, विराज कहाँ है? ड्राइवर ने दूसरे वार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, विराज बाबा यहाँ है। आरती सिंघानिया जल्दी से विराज के वार्ड में चली गई। विराज इस वक्त बेहोश बेड पर लेटा हुआ था। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथों पर भी खरोचों के निशान थे। विराज की हालत देखकर आरती सिंघानिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने विराज के पास आकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरा बच्चा। उन्होंने इतना कहा ही था कि पीछे से उन्हें दंश के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो इस वक्त दंश लंगड़ाते हुए वार्ड के दरवाजे पर खड़ा था। आरती सिंघानिया घबराते हुए दंश के पास आ गई। उन्होंने डरते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? दंश ने रोते हुए कहा, सब कुछ विराज की वजह से हुआ है मोम, मैं बस। कहते हुए को रोने लगा। आरती सिंघानिया ने उसे अपने सीने से लगाकर एक नज़र बेहोश विराज की तरफ देखा और उसे लेकर उसके वार्ड में आ गई। कुछ देर बाद पूरा सिंघानिया परिवार हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अभी तक विराज को होश नहीं आया था। दंश ने सबको यही कहा था कि विराज की वजह से एक्सीडेंट हो गया। सब लोगों को विराज पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था और सबने दंश की बात पर यकीन भी कर लिया था, क्योंकि विराज हमेशा से ही अग्रेसिव बच्चा था और वह दंश के अपने आसपास होने पर हमेशा से गुस्सा करता था। उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता था। पर सब लोग विराज के लिए परेशान भी थे, क्योंकि 2 घंटे के बाद भी उसे होश नहीं आया था। आरती सिंघानिया ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बेटे को क्या हुआ है? डॉक्टर ने आरती सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बस सर पर चोट लगी है, इसलिए हमने उन्हें बेहोशी की इंजेक्शन दी है, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। नर्स ने इतना कहा ही था कि विराज के वार्ड से उसके चिल्लाने की आवाज आई। आरती सिंघानिया और नज दोनों दौड़ते हुए वार्ड के अंदर आ गई। विराज बेड पर बैठकर गहरी गहरी सांस ले रहा था। आरती सिंघानिया ने विराज के पास आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? विराज ने उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, बेबी कहाँ है? विराज की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने हैरान होते हुए कहा, कौन बेबी? विराज ने चिल्लाते हुए कहा, वो बेबी कहाँ है? विराज के चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार अंदर आ चुका था। राम सिंघानिया ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ विराज, आपको क्या चाहिए?
विराज ने अपने बालों को खींचकर चिल्लाते हुए कहा, बेबी कहाँ है? उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर ने प्यार से कहा, बेटा चिल्लाओ मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। विराज ने गुस्से से साइड टेबल से फ्लावर वास उठाकर डॉक्टर की तरफ फेंकते हुए कहा, दूर रहो मुझे। डॉक्टर वक्त पर खुद को बचा नहीं पाए और उनके सर पर वह फ्लावर वास लग गया। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, विराज तमीज से रहो, बदतमीजी करना बंद करो। विराज ने चिल्लाते हुए कहा, तो आप भी मुझे बताइए मेरी बेबी कहाँ है? विराज की बात का मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी विराज ने चिल्लाते हुए कहा, ड्राइवर को बुलाए। विराज की बात सुनकर वह ड्राइवर जो कार चला रहा था वह आ गया। उसके माथे पर भी पट्टी बंधी हुई थी। विराज ने चिल्लाते हुए कहा, वह बच्ची कहाँ है? विराज की बात सुनकर ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, कौन सी बच्ची बाबा? विराज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, वही बच्ची जिसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हमारी कार से हुआ है, कहाँ है वह? विराज की बात सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, उसे तो पुलिस वाले अपने साथ लेकर चले गए। ड्राइवर की बात सुनकर विराज ने चिल्लाते हुए कहा, तुमसे किसने कहा था कि तुम उसे किसी और को दो? मुझे अभी के अभी उसे ला कर दो। विराज की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने प्यार से कहा, बेटा शांत हो जाओ, और वह बच्ची जिसकी थी उसके पास चली गई होगी, तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? विराज ने आरती सिंघानिया की बात को इग्नोर करके गुस्से से कहा, मैंने कहा मुझे वह बच्ची लाकर दो। विराज को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अर्जुन सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, हम कुछ बोलते नहीं है तो क्या तुम हमेशा इसका फायदा उठाओगे? चुपचाप आराम करो और ठीक होने के बाद घर चलो। वह बच्ची कौन थी, कहाँ गई, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर विराज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मुझे उसे लाकर दो। कहते हुए उसने साइड टेबल पर रखा हुआ नाइफ उठाकर अपने हथेली पर रखते हुए कहा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच में अपनी हथेली काट लूंगा। विराज की बात सुनकर सिंघानिया परिवार के लोग डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। अर्जुन सिंघानिया ने एक गुस्से से कहा, पागलपन बंद करो विराज, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर विराज ने चिल्लाते हुए कहा, इसलिए मुझे मेरी बेबी लाकर दीजिए वरना मैं सच में यह पागलपन करूंगा। विराज की बात सुनकर सिंघानिया परिवार के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी बच्ची जिसे वह जानता भी नहीं है उसके लिए विराज ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, जबकि आज तक उसे कभी भी किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। विराज की हरकत देखकर पूरा सिंघानिया परिवार सदमे में जा चुका था। अर्जुन सिंघानिया भले ही विराज पर कितना ही गुस्सा क्यों ना करे पर वह विराज से बहुत प्यार करते थे। आरती सिंघानिया ने रोते हुए कहा, इसे जो चाहिए वह लाकर दीजिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अर्जुन सिंघानिया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ओके तुम ये पागलपन करना बंद करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि वह लड़की कहाँ है। कहते हुए अर्जुन सिंघानिया ने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, सर उसे तो पुलिस वाले अपने साथ लेकर चले गए, शायद वह पुलिस स्टेशन में होगी, उसके पेरेंट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ड्राइवर की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी उसे पुलिस स्टेशन लेने के लिए जा रहा हूँ। विराज ने कहा, नहीं मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, विराज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं पर आराम करो। विराज ने भी गुस्से से कहा, मैंने कहा ना मुझे उसके पास जाना है, मतलब जाना है, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। आखिर में अर्जुन सिंघानिया को विराज की जिद के सामने हार माननी पड़ी। उन्होंने विराज के पास आकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम आना चाहते हो तो तुम्हें मेरी गोद में आना होगा। विराज ने गुस्से से अपना चेहरा फेरते हुए कहा, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे चलना आता है, मैं चल सकता हूँ। अर्जुन सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, तुम छोटे बच्चे नहीं हो यह मैं भी जानता हूँ, पर तुम्हें इस वक्त चोट लगी है, बोलो अगर तुम मेरी गोद में आना चाहते हो तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा वरना नहीं। विराज ने गुस्से से अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखा। उन्होंने आगे बढ़कर विराज को अपनी गोद में उठा लिया। आरती सिंघानिया आंसू भरी आंखों से सब कुछ देख रही थी, वहीं राम सिंघानिया के चेहरे पर काफी अजीब एक्सप्रेशन थे। उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा और आंखों के इशारे से उसे कुछ पूछा। ड्राइवर ने अपना सर झुकाते हुए अपना सर हिला दिया। कुछ ही देर में अर्जुन सिंघानिया विराज को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके थे। विराज चुपचाप खिड़की की तरफ से रखकर बैठा हुआ था। अर्जुन सिंघानिया ने विराज के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा कि तुम्हें दर्द हो रहा है। विराज ने उनके सवाल पर कुछ नहीं कहा। इस वक्त उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। उसे उस छोटी सी बच्ची का मासूम सा चेहरा, उसकी तोतली आवाज में मामा मामा कहना सब कुछ घूम रहा था।
अर्जुन सिंघानिया ने विराज को जवाब न देते हुए देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उनका यह नालायक बेटा ऐसा ही था। उन्होंने अपना मोबाइल निकालकर इंस्पेक्टर को कॉल किया। दूसरी तरफ से कोई कॉल उठा ही नहीं रहा था। अर्जुन सिंघानिया को गुस्सा आ रहा था पर इस वक्त वह गुस्से से काम नहीं ले सकते थे। 1 घंटे के बाद अर्जुन सिंघानिया की कार पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर दरवाजा खोल दिया। विराज बिना अर्जुन सिंघानिया का इंतजार किया दरवाजा खुलते ही दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर भागा। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, विराज रुको, पर विराज ने उनकी बात नहीं सुनी। विराज को अंदर आते हुए देखकर पुलिस स्टेशन के चौकीदार ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, छोटे बच्चे तुम कहाँ अंदर आ रहे हो? यह कोई गार्डन नजर आ रहा है तुम्हें जो तुम घूमने के लिए अंदर आ रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे नहीं आते। खुद के लिए छोटा बच्चा सुनकर विराज ने गुस्से से कहा, बिल्कुल चुप, मैं यहाँ पर अपनी बेबी को लेने के लिए आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। विराज की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने गुस्से से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। विराज ने अपने हाथ की तरफ देखा और अपने पैरों को ट्वीट करके एक जोरदार लात इंस्पेक्टर के पैरों पर मार दी। इंस्पेक्टर के मुंह से एक चीख निकल गई। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, पकड़ो इस बदतमीज बच्चे को। उन्होंने इतना कहा ही था कि पीछे से अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, हिम्मत भी मत करना, अर्जुन सिंघानिया का बेटा है वो। अर्जुन सिंघानिया की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर ने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखकर कांपती हुई आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया आप यहाँ पर क्या? यह आपका बच्चा है? अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से विराज के पास आते हुए कहा, मैंने कहा था ना मेरे लिए रुको, पर तुम्हें ही कुछ ज्यादा जल्दी थी। विराज ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, इसे पूछिए मेरी बेबी कहाँ है? विराज की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, बेबी ये कौन है? विराज ने गुस्से से कहा, मुंबई इंटरनेशनल स्कूल के रास्ते पर दोपहर में एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक औरत और आदमी की जान चली गई थी। वहां पर एक छोटी सी बच्ची थी, वह बच्ची कहाँ है? विराज की बात सुनकर इंस्पेक्टर को जैसे कुछ याद आया। उन्होंने कहा, वह छोटी सी बच्ची, उसे तो हमने अनाथ आश्रम भेज दिया। इंस्पेक्टर की बात सुनकर विराज ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को अनाथ आश्रम भेजने की? विराज की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, पर वो बच्ची अनाथ हो चुकी है। उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स ने भागकर शादी की थी, जिस वजह से उसकी फैमिली में कोई और नहीं है। हम उसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। विराज ने गुस्से से कहा, कौन से अनाथ आश्रम में है वह? इंस्पेक्टर ने कहा, आशियाना अनाथ आश्रम। विराज ने अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आशियाना अनाथ आश्रम लेकर चलिए। अर्जुन सिंघानिया विराज के चेहरे की बेचैनी देखकर हैरान थे। विराज को आज से पहले उन्होंने गुस्से के अलावा कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा था। ना वो कभी हंसता था, ना कभी वह रोता था, वह सिर्फ गुस्सा करता था। अर्जुन सिंघानिया को कुछ ना बोलते हुए देखकर विराज ने उनके हाथ को हिलाकर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा मुझे अनाथ आश्रम लेकर चलिए। अर्जुन सिंघानिया जैसे होश में वापस आए, उन्होंने विराज की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर चुपचाप गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ने लगे। उन्होंने अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा, उनका बेटा आज उन्हें बेचैन दिख रहा था। उन्होंने खुद से कहा, एक अजनबी लड़की जिसे ये जानता भी नहीं है, उसके लिए यह इतना पागल क्यों हो रहा है? भगवान आखिर चल क्या रहा है? ये सब कुछ कहते हुए अर्जुन सिंघानिया विराज को लेकर गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। विराज बेचैनी सी गाड़ी से बाहर देख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने बार बार उस छोटी सी बच्ची का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन सिंघानिया विराज के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे। वो कुछ कहना चाहते थे पर वह जानते थे कि उन्हें अपने सवाल के बदले जवाब नहीं मिलने वाला है। करीब 1 घंटे के बाद अर्जुन सिंघानिया की गाड़ी मुंबई के बाहर बने आशियाना अनाथ आश्रम के सामने आकर रुकी। यह अनाथ आश्रम सिंघानिया परिवार के ट्रस्ट के अंदर ही आता था। अर्जुन सिंघानिया को देखते ही गेट पर मौजूद गार्ड ने सलाम करते हुए कहा, अर्जुन साहब। अर्जुन सिंघानिया ने गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, कुछ जरूरी काम था। कहते हुए उन्होंने देखा तो विराज गाड़ी का दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ अनाथ आश्रम के अंदर चला गया था। सिंघानिया परिवार हमेशा से ही गरीबों को कई सारी चीज डोनेट करता था और यहाँ पर हर साल हर किसी के जन्मदिन पर कपड़े और काफी कुछ बांटा जाता था, पर विराज आज से पहले कभी भी यहाँ पर नहीं आया था।
अर्जुन सिंघानिया भी दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। विराज तेजी से दौड़ता हुआ अनाथ आश्रम के अंदर आ गया, जहां पर छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। विराज बेचैनी से चारों तरफ सिर्फ उस छोटी सी बच्ची को ढूंढ रहा था। काफी देर तक सभी बच्चों में उसे तलाश करने के बाद भी विराज को वह नजर नहीं आई। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेबी कहाँ है? पीछे से अर्जुन सिंघानिया ने विराज के पास जाते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, वह यही कही होगी। मैं पूछता हूँ, पर तुम अपने अग्रेशन को कम करो, हर जगह गुस्सा दिखाना जरूरी नहीं होता। अर्जुन की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा, वह बस बेचैनी से सभी बच्चों में उस छोटी सी बच्ची को ढूंढ रहा था। तभी एक औरत अर्जुन सिंघानिया के सामने आ गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अर्जुन साहब, आप यहाँ पर? यह अनाथ आश्रम की केयरटेकर थी, इनका नाम करुणा जी था। करुणा जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, करुणा, क्या आज यहाँ पर कोई छोटी बच्ची आई है? अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर करुणा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, आज यहाँ पर 3 छोटी बच्ची आई है। आप कौन सी वाली बच्चों की बात कर रहे हैं? विराज, जो कि अब तक चुप था, उसने बेचैनी से कहा। उसकी नीली आंखें थी, उसका छोटा सा चेहरा दिया, वह बिल्कुल एंजल की तरह ब्यूटीफुल थी। कहाँ है वह? विराज की बात सुनकर करुणा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, वह बच्ची, वह तो बहुत रो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। हम काफी देर से उसे चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह चुप ही नहीं हो रही है। उसकी उम्र शायद 2.5 से 3 साल के पास है। करुणा जी की बात सुनकर विराज ने उनके हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहा, कहाँ है वो? मुझे उसके पास लेकर चाहिए। करुणा जी ने हैरानी से विराज की तरफ देखा। विराज ने चिल्लाते हुए कहा कि आपको सुनाई नहीं देता? मैंने कहा मुझे उसके पास लेकर चलिए। अर्जुन जी ने कहा, लेकर चलिए, यह मेरा छोटा बेटा है। करुणा जी ने जैसे ही यह सुना, उन्होंने कहा, जी अर्जुन सर, कहते हुए करुणा जी विराज और अर्जुन को लेकर अनाथ आश्रम के एक रूम में आ गई, जहां पर एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी और एक केयरटेकर जिसकी उम्र 25 से 26 साल के आसपास होगी, गुस्से से उसे घूर रही थी। उस लड़की ने उस बच्ची के गाल पर एक चांटा मारते हुए कहा, कितनी देर से चुप करा रही हूं, पर तू है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। गला फाड़ फाड़ कर पूरा अनाथ आश्रम सर पर उठा लिया है तूने। उस लड़की के चांटा मारते ही वो छोटी सी बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। विराज, जो कि अभी अभी दरवाजे पर पहुंचा था, जैसे ही उसने ये देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आ गया। उसने उस छोटी सी बच्ची को झटके से अपने सीने से लगाते हुए कहा, बेबी डॉन क्राई में आ गया हूँ। विराज को अपने पास देखकर वह बच्ची अपनी नीली नीली आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए तोतली आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, मम्मा मम्मा ताहिए। विराज ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, डॉन क्राई, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा, रोना बंद करो। विराज की बात सुनकर वह बच्ची उसके सीने में अपना छोटा सा चेहरा छुपाकर सिसकते लगी। वही करुणा जी ये देखकर हैरान थी, क्योंकि इस बच्ची को यहाँ पर आकर 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था, पर ये लड़की चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। करुणा जी खुद परेशान हो गई थी। उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा, उन्होंने भी उस छोटी सी बच्ची को मारते हुए देख लिया था। उन्होंने गुस्से से कहा, छवि, यहाँ पर तुम्हें बच्चों का ध्यान रखने के लिए रखा गया है, उनके साथ इस तरह से बर्ताव करने के लिए नहीं। क्या तुम्हें नजर नहीं आता वह बच्ची कितनी छोटी है? छवि ने अपना चेहरा झुकते हुए कहा, मैं तो बस उसे चुप कर रही थी, ये लड़की रो रही थी इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने इतना कहा ही था कि विराज ने उस छोटी सी बच्ची को खुद से दूर करके पलटकर उसे लड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को मारने की? कहते हुए उसके बालों को पकड़कर खींच लिया। अर्जुन सिंघानिया ने जैसे ही ये देखा, उन्होंने गुस्से से कहा, विराज, ये क्या कर रहे हो तुम? विराज ने अर्जुन सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालिए, वरना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। विराज की गुस्से भरी आवाज सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखा। उनका बेटा हमेशा से ही बागी था, ना वह किसी की सुनता था, ना उसे किसी से कोई मतलब था, पर वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, करुणा जी, आप इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से निकाल दीजिए। छवि ने रोते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अर्जुन सिंघानिया कुछ कहते इससे पहले ही विराज ने कहा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना चलने लायक नहीं रहोगी। विराज की आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था, जिसे महसूस करके छवि चुपचाप डर के मारे चुप हो गई। तभी वह बच्ची, जो कि विराज के दूर करने की वजह से चुपचाप थी और जोर जोर से रोने लगी। विराज ने उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं आ गया हूँ ना बेबी डॉन
ऋतिक राय, क्या तुम्हें भूख लगी है? विराज की बात सुनकर वह बच्ची विराज के चेहरे को देखने लगी। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से विराज के गालों को टच करते हुए कहा, खुशी को बुबू तहिए। उस बच्ची के टूटे फूटे शब्द समझकर विराज में साइड में रखी हुई दूध की बोतल उठाकर उसके मुंह में डाल दी। वह बच्ची भी चुपचाप विराज के हाथ से दूध पीने लगी। उसने अपना सर विराज के सीने पर रखा हुआ था और विराज उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे दूध पिला रहा था। करुणा जी और अर्जुन सिंघानिया हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे।